बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने लीनियर मोमेंटम देखा था। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन लॉज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा है कि एनर्जी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसकी जो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वो ये है कि टोटल लीनियर मोमेंटम of an isolated system remains constant। यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है? सच अ सिस्टम ऑन विच देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स is applied। ठीक है, isolated system is a system on which no external forces are applied। ठीक है, isolated system, such a system on which no external forces are applied। कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो पार्टिकल्स के ऊपर तो उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक गैस प्लेस्ड इन अ कंटेनर। ठीक है, इफ वी हैव अ गैस प्लेस्ड इन अ कंटेनर तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। सो दिस सिस्टम इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस में भी देयर। जब गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ जब कोलाइड होंगे तो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करेंगे, बट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल्स। सो इसकी एग्जांपल है gas placed in a container। So molecules of the gas मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो दिस इज नोन एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये सिस्टम है। दिस लॉ इज वैलिड फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। किसी एक पार्टिकल के लिए नहीं है बल्कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए है। सपोज दैट हमारे पास अगर दो पार्टिकल्स हैं, से वी हैव अ पार्टिकल ऑफ मास
m1 which is moving with a velocity v1 and another particle of mass m2 which is moving with a velocity v2 initially, and they form an isolated system. So suppose that these particles collide after some time, and after the collisions the velocities are changed. Suppose m1 जो है इसकी वेलोसिटी है v1 प्राइम और m2 जो है इसकी वेलोसिटी हो जाती है चेंज होके v2 प्राइम। नाउ अगर आप इस सिस्टम को कंसिडर करें तो वी कैन राइट फॉर दिस सिस्टम ऑफ टू बॉल्स which are interacting with each other, but there is no external force. So देखें इस केस में अगर इनिशियल वेलोसिटीज इनकी है तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, पी आई इनिशियल मोमेंटम दैट इज वेक्टर फॉर्म में m1 v1 प्लस m2 v2, ये इनका इनिशियल मोमेंटम है दोनों बॉडीज का, यानी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम ये है, पहली बॉडी का मोमेंटम प्लस दूसरी बॉडी का मोमेंटम। ठीक है, और आफ्टर कोलिजन देयर फाइनल वेलोसिटीज आर v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा यहाँ पे, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम पी एफ दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, ये फाइनल मोमेंटम होगा ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पी एफ विल बी इक्वल टू पी आई। ठीक है, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी पी एफ क्या है, वो है m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, that is the law of conservation of momentum for a system of two particles interacting with each other। दो पार्टिकल्स के लिए हम इस तरह से लिखते हैं कि सिस्टम का फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम के। तो देखें इंडिविजुअली पार्टिकल्स के मोमेंटम चेंज हुए हैं, लेकिन एज अ होल पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो। ठीक है, इसको आप शो भी कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। देखें फॉर
अगर आप पहली बॉडी को कंसिडर करें, फॉर द बॉडी ऑफ mass m1 बॉडी के लिए जिसकी mass m1 है, उसके लिए अगर हम लिखें तो देखें उसके लिए हम ये लिख सकते हैं, फोर्स ऑन द बॉडी F into delta t, the time for which the force is applied, is equal to change in momentum। ये कल हमने देखा था, impulse of a force change in momentum के बराबर होता है। तो देखें यहाँ पे F into delta t is equal to, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, देखें फाइनल मोमेंटम है इसका m1 v1 प्राइम और इनिशियल है, सो दिस इज, इसको आप लिख सकते हैं pf माइनस पी आई फॉर द फर्स्ट बॉडी, ठीक है, p1f माइनस p1i, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, m1 v1 प्राइम माइनस m2 माइनस m1 v1, ये चेंज इन मोमेंटम है फॉर द फर्स्ट बॉडी, आप इसको डेल्टा p1 लिख लें, चेंज इन मोमेंटम फॉर द फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम इतना चेंज हुआ है। नाउ फॉर द बॉडी ऑफ mass m2, we can write F prime delta t is equal to, ये हो जाएगा डेल्टा P2 विच इज P2F माइनस P2I, सेकेंड बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ है। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं F प्राइम डेल्टा T इज इक्वल टू P2F, दिस इज M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। अच्छा, इसको आप कह दें इक्वेशन 1 एंड से दिस इज इक्वेशन 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी कैन राइट F डेल्टा t प्लस F प्राइम डेल्टा t इज इक्वल टू, ये आ जाएगा m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अच्छा, अब ये जो फोर्सेस F और F प्राइम हैं, ये इक्वल एंड अपोजिट हैं, एज F वेक्टर फॉर्म में अगर हम इनको लिखें, F वेक्टर इज या F प्राइम वेक्टर इज माइनस F वेक्टर, ठीक है। सो या चलें वेक्टर साइन हम यहाँ पे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है फोर्सेस की, एक ही डायमेंशन में हम ले रहे हैं, तो ये जो F और F प्राइम है ये इक्वल एंड अपोजिट हैं, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। सो वी कैन राइट यहाँ पे F प्लस F प्राइम इंटू डेल्टा t इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। नाउ क्योंकि F और F प्राइम इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे लिख लें, एक स्टेप आगे करके लिख लें, F इज इक्वल टू माइनस F प्राइम, ठीक है, ये इक्वल एंड अपोजिट हैं, एज F इज इक्वल टू माइनस F प्राइम, सो ये साइड जीरो हो जाएगी, जीरो इज इक्वल टू, सो देयर सम इज जीरो, दैट इज
यहाँ 0 आ जाएगा। दिस इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, माइनस m1v1 प्लस m2v2। ये माइनस वाली टर्म को इस साइड पे ले आए तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। सो ये वो इक्वेशन है जो शुरू में हमने लिखी थी, ये वाली, ठीक है। m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यानी ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, दैट इज Pi इज इक्वल टू Pf, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल है। दिस इज द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम को हम इसी तरह से स्टेट करते हैं कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम उसके फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है, प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, मींस सिस्टम इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो उसके लिए हम ये वाला लॉ अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखें, ये जो डायग्राम मैंने बनाई है इसको थोड़ा सा एक डायग्राम इसमें और ऐड कर रहा हूं मैं। ये देखें, यहां पे ये है सिचुएशन बिफोर द कोलिजन, कोलिजन से पहले। बिफोर द कोलिजन एंड ड्यूरिंग द कोलिजन क्या होगा कि ये बॉडीज एक दूसरे से जब कोलाइड करेंगी तो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करेंगी। दिस इज m1, दिस इज m2। फोर्सेस जब अप्लाई होंगी तो देखें m1 m2 पे फोर्स अप्लाई होगी, m2 फोर्स अप्लाई करेगी m1 पे, एंड m1 विल अप्लाई फोर्स ऑन m2, ठीक है। सो हियर सपोज दैट हमने कहा था फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी इज F, यानी इसके ऊपर फोर्स F है और इसके ऊपर फोर्स है F प्राइम, such that two forces are equal in magnitude and opposite in direction। इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी, एंड आफ्टर द कोलिजन इनकी वेलोसिटीज फिर चेंज हो जाएंगी। सपोज m1 है, इसकी वेलोसिटी है v1 प्राइम, और m2 इसकी वेलोसिटी है v2 प्राइम। सो दिस इज द सिचुएशन आफ्टर द कोलिजन and this is the situation during the collision। During the collision the bodies will apply forces on each other, and after the collision their velocities are changed। So for such an isolated system, इस isolated system के लिए हमने ये लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम शो किया है कि इस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम चेंज हुआ है क्योंकि उनकी वेलोसिटीज चेंज हुई हैं, लेकिन एज अ होल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, यानी टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम चेंज हुआ है, लेकिन टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, विच इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है।